So let's start this chapter number 10, Song of the Clouds. Jehangir Ratanji Dadabhai Tata was an Indian businessman and aviation pioneer who created India's first airline and oversaw the dramatic expansion of the Tata Group. India's largest industrial empire, he was known as the father of Indian civil aviation. The first flight in the history of Indian aviation lifted off from Dirg Road in Karachi with JRD at the controls of a Pasmoth. Okay, जो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा है, जिनको हम लोग JRD टाटा भी बोलते हैं, वो एक इंडियन बिजनेसमैन थे और एक एविएशन पायनियर। एविएशन का मतलब होता है एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना, एंड पायनियर का मतलब होता है एक फर्स्ट पर्सन जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ फर्स्ट इंसान जिसने कुछ फाइंड किया हो या किसी ने कुछ पहली बार किया हो, उसको कहते हैं पायनियर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट एयरलाइन को क्रिएट किया था, एंड ही इवन सॉ द ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ द टाटा ग्रुप। इन्होंने क्या किया था, इवन अपनी आँखों से जब तक ये अलाइव थे तब तक उन्होंने देखा कि किस तरीके से कितनी प्रॉफिटेबली जो टाटा ग्रुप है, जो टाटा कंपनी है, वो किस तरीके से प्रॉफिटेबली बढ़ रहा था। ओके, एंड ये इवन इंडिया का जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एम्पायर भी है। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन। इनको फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन के नाम से भी जाना जाता है लोग। द फर्स्ट फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम दिल्ली रोड इन कराची विद JRD एट द कंट्रोल्स ऑफ अ पसमौत। ठीक है, जो फर्स्ट फ्लाइट था हिस्ट्री में, इंडिया की पूरी हिस्ट्री में जो फर्स्ट फ्लाइट था वो कहाँ से उठा था, दिल्ली रोड से, कराची में से ये उड़ान लिया था। और इसमें जो इसको कंट्रोल कर रहे थे वो JRD टाटा कंट्रोल कर रहे थे इस प्लेन को, एंड एट द कंट्रोल्स ऑफ अ पर्समॉथ। एंड जितने भी कंट्रोल्स कर रहे थे वो एक पर्समॉथ था, एक लाइट प्लेन था। ठीक है, दिस extract from Rusi M. Lala's biography of him tells you about the fascinating human being he was, disciplined and bold, a path breaker yet unassuming and humble. सो यहाँ पर जितने भी लाइंस लिए गए हैं तो ये रूसी एम लालास बायोग्राफी से लिया गया है। बायोग्राफी मतलब होता है क्या, मतलब कि किसी के लाइफ पर कोई इंसान लिख रहा है। ठीक है, एंड ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट हिज ओन लाइफ स्टोरीज, और लाइफ की मतलब अपनी लाइफ के ऊपर लिखना, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी का मतलब होता है किसी दूसरे के लाइफ पर कोई लिख रहा है तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। तो ये जो भी अभी आपने देखा कि जहांगीर जी दादाभाई टाटा जो थे एक इंडियन बिजनेसमैन थे, एविएशन पैनियर थे, तो ये सारा जो चीज़ है ये रूसी एमनालस के बायोग्राफी से लिया गया है। और उनकी बायोग्राफी में ये बताया गया है कि कितने फैसिनेटिंग ह्यूमन बीइंग वो थे, डिसिप्लिन थे, बॉल्ड थे, एक पैथ ब्रेकर थे, यानी कि एक ऐसा इंसान जो हर एक चीज़ को करने के लिए मतलब एक नया रास्ता, नया वे खोजते हैं। ठीक है, और ये अनअम्यूजिंग, यानी कि बहुत हम्बल पर्सन भी थे वो। एंड अनअम्यूजिंग मतलब होता है कि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता चले कि वो कितने अच्छे पर्सन है। ठीक है ना, मतलब कि जो भी वो करते थे एकदम सीक्रेटली करते थे। अच्छे काम जो होते थे ना, मतलब कि बहुत लोग कुछ करते हैं तो वो 10 लोगों के सामने करते हैं जिनको वो बता सके कि देखो मैं कितना अच्छा हम्बल पर्सन हूँ, लेकिन वो ऐसे नहीं थे। ठीक है, now, JRD Tata said to the Rotary Club Bombay 100 days after inaugurating the first air service in India, I want to express perhaps unnecessarily the unbounded confidence we have in the ultimate future of air transport in India. A few lean years will precede the great development that must come. But that has always been so with any new enterprise, and in the case of air transport, more perhaps than in any other, the difficulties are worth conquering. ओके, सो JRD टाटा जो होते हैं वो रोटरी क्लब बॉम्बे के जो रोटरी क्लब होते हैं उनको बता रहे होते हैं जब 100 डेज़ 100 दिन जब बीत जाते हैं। सो जब 100 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, वो फर्स्ट एयर सर्विस जो इंडिया में बना था, 100 डेज़ जब कंप्लीट हो जाते हैं तो वो रोटरी क्लब जो बॉम्बे में है उनको कहते हैं कि आई वांट टू एक्सप्रेस परहैप्स अननेसेसरीली द अनबाउंडेड कॉन्फिडेंस वी हैव इन द अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। मतलब वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि परहैप्स अननेसेसरीली, मतलब कि मे बी ये बात आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन
आई जस्ट रियली वांट टू एक्सप्लेन दैट कि इतना अनबॉन्डेड कॉन्फिडेंस है हमें अपने अंदर कि अल्टीमेट फ्यूचर यानी कि आने वाले फाइनल फ्यूचर में एयर ट्रांसपोर्ट जब इंडिया में आएगा उसके लिए अ फ्यू ईयर्स विल प्रोसीड द ग्रेट डेवलपमेंट दैट मस्ट कम। वो कहते हैं कि कुछ सालों में बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा आने वाले समय में, बट दैट हैज़ ऑलवेज बीन सो विथ एनी न्यू एंटरप्राइज एंड इन द केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मोर परहैप्स दैन इन एनी अदर द डिफ़िकल्टीज आर वर्थ कॉन्करिंग। सो जितने भी अलग अलग डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे जिस मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड, तो मोर परहैप्स एंड इन एनी अदर डिफ़िकल्टीज आर वर्थ कॉन्करिंग, मतलब वो कहते हैं कि जितने भी डिफ़िकल्टीज़ हम लोग सहेंगे वो वर्थ रहेंगे। ठीक है, मतलब कि जितना डिफ़िकल्टीज़ आप सह रहे हो उसका जो रिजल्ट होगा वो और बेटर होगा। वी लुक फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली टू द डे when none of you will think of traveling or sending your letters by any other way than by air. And when this time comes, we have done a bit in helping India to make up for lost time. Okay. वो कहते हैं कि वी लुक फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली टू द डे when none of you will think. वो कहते हैं कि हम लोग उस दिन के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली वेट कर रहे हैं जिस दिन आप ये नहीं सोचोगे, मतलब कि चाहे आप इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए या मे बी अपने लेटर्स को सेंड करने के लिए कोई और वे नहीं चूज़ करोगे, बस आप लोग एयर के द्वारा यानी कि एयरप्लेन्स वगैरह से आप जाओगे, ट्रैवल करोगे, लेटर्स भेजोगे। ठीक है, एंड व्हेन दिस टाइम कम्स, एंड जब ये समय आएगा तब हम लोग अब मतलब कि वी हैव डन, हमने थोड़ा मदद कर दिया है अपने इंडिया को उसके लॉस्ट टाइम्स को कवर करने के लिए। एंड टू अटेन अ पोजीशन इन एविएशन वर्दी ऑफ हर वी शैल हैव अचीव्ड अ पर्पस एंड वी शैल बी सेटिस्फाइड। सो जॉर्ज जो कहते हैं वो कहते हैं कि जितनी भी मतलब हमने क्या किया होगा, इंडिया की मदद कर दी होगी कि वो अपने लॉस्ट टाइम को रिकवर कर सके एंड एक पोजीशन एविएशन में क्या कर सके, पा सके, अचीव कर सके, एंड वी शैल हैव अचीव्ड अ पर्पस एंड वी शैल बी सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि जिस टाइम ये सब हो जाएगा उस टाइम हमारा जितना भी पर्पस था इस चीज़ को करने के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा एंड हमें सेटिस्फाइड एंड वी शैल बी सेटिस्फाइड, यानी कि हमें उस समय क्या होना चाहिए था, सेटिस्फाइड होना चाहिए। Once government approval came, JRD went to England to purchase two bus mods. Lloyd Tristona ship Victoria was to leave soon. The bus mods were beautifully designed. All that needed to be done was to fold their wings, and then their width did not exceed that of a small medium-sized car. Okay. तो एक बार वंस गवर्नमेंट अप्रूवल, जो गवर्नमेंट होते हैं उनके अप्रूवल आते हैं, तो जीआरडी क्या करते हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं परचेस करने के लिए दो बस मतलब ये दो लाइट प्लेन्स को परचेस करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। लियोनो ट्रिस्टेनो शिप विक्टोरिया वॉज टू लीव सून। द पर्स मॉथ्स वे ब्यूटिफुली डिज़ाइन, एंड जो लाइट पेन वो ले रहे थे वो बहुत ब्यूटीफुली बहुत डिज़ाइन था। ठीक है, एंड ऑल दैट नीडेड टू बी डन वाज टू फोल्ड देयर विंग्स। जितना मतलब अब जो करना था वो क्या करना था, उनके जो विंग्स थे उसको फोल्ड करना था, एंड देन देयर विथ नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ स्मॉल medium sized car. The planes were high-keyed onto the deck and they came along with the Tatas as their personal baggage. Okay. तो यहाँ पर जो लायल ट्रिस्टानो शिप विक्टोरिया दिया गया है, मतलब वो प्लेन्स जो हैं वो इसी शिप पर आने वाले थे। ठीक है, अब जो कुछ करना था वो स्मॉल विंग्स जो थे उसको क्या करना था, फोल्ड करना था, एंड जो उनकी चौड़ाई थी विड्थ थी वो एकदम स्मॉल साइज्ड कार के बराबर थी। द प्लेन्स वेर हाइच ऑन टू द डेक एंड दे कैम अलोंग विद द टाटाज एज ए पर्सनल बैगेज। जो प्लेन्स थे मतलब उनको क्या कर दिया गया, टाइट कर दिया गया, बांध दिया गया डेक पे। डेक जो होता है जो आपने देखा होगा एक वे में शिप जो होते हैं ना, मैं यहाँ पे इमेज दिखा दूँगी, उस शिप्स में एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जहाँ पर जितने भी गुड्स वगैरह होते हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट होने वाले सामान होते हैं वहाँ पर रखे जाते हैं। तो वैसे भी जो प्लेन्स थे, जो पर्स मॉथ्स थे वहाँ पर रखे हुए थे। ठीक है, एंड जितने भी वो जो प्लेन्स थे ना, वो टाटा जो ग्रुप था उनके मतलब कि वो उस तरीके से वो प्लेन को केयर कर रहे थे, उस तरीके से वो प्लेन को ट्रीट कर रहे जैसे कि वो टाटास के पर्सनल बैगेज है, यानी कि उनके खुद के सामान है। ठीक है, स्ट्रैप टू द डेक दे अराइव्ड एट बैलेट पियर। ठीक है, अब वो लोग बैलाड पियर जो होता है वहाँ तक पहुँच चुके होते हैं। फ्रॉम देयर लोडेड ऑन टू अ बल लॉक कार्ट द प्लेन्स टनल्ड अलोंग टू द जुहू मड फ्लैट्स। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो लोग बैलाड पियर पर पहुँचते हैं वहाँ से लेकर
जुहू मड फ्लैट तक वो लोग बलौट यानी कि स्कॉलेट बैलगाड़ी वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो प्लेन्स को कैरी करते हुए कहाँ जाते हैं, जुहू मड फ्लैट्स तक वो लोग लेके जाते हैं। कराची हैड एन एयर ड्रॉम टू रिसीव द इम्पेरियल एयरवेज फ्लाइट, बट बॉम्बे डिड नॉट इवन हैव एन एयर ड्रॉम। तो कराची होता है उसके पास एक छोटा सा स्मॉल एयरपोर्ट होता है रिसीव करने के लिए एयरवेज फ्लाइट को, लेकिन जो बॉम्बे होता है वहाँ पर एक भी एयर ड्रोम नहीं था। एयर ड्रोम एक टाइप का स्मॉल एयरपोर्ट होता है, ठीक है, जहाँ पर प्लेन वगैरह जो होते हैं लैंड्स करते हैं रखते हैं वहाँ पर, लेकिन कराची के पास तो था लेकिन बॉम्बे के पास नहीं था। The only place suitable to fly from or land in Bombay were the mud flats at Juhu, a fishing village and a beach resort. Gulls flew overhead and cows looked for the odd tuft. The mud flats were dotted with unending rows of coconut palms that stretched to the golden sands of the beach. Okay. जो ओनली प्लेस था जो सुटेबल था उड़ाने के लिए, उड़ने के लिए जो प्लेन्स को और उस प्लेन्स को लैंड करवाने के लिए, वो बॉम्बे में सिर्फ एक ही जगह था, वो था मड फ्लैट्स जूहू की तरफ। एंड अ फिशिंग विलेज था वो, ठीक है, और अ बीच रिसॉर्ट भी वहाँ पर थे। गर्ल्स फ्लू ओवर हेड एंड काउज लुक्ड फॉर द ऑड टफ्ट। सो जो गर्ल्स यहाँ पर हो रहा है वो रिफ़र कर रहा है, गर्ल्स का मतलब गुल्स नाम है, ओके। सो इट्स एक टाइप ऑफ बर्ड होता है जो मोस्टली आपको कोस्ट लाइन या बीचेस के पास ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो आपके हेड के ऊपर से उड़ रहे होते हैं, एंड जो काउज होते हैं वहाँ पर, जो गाय वगैरह होते हैं, दे लुक्ड फॉर द ऑड टफ्ट। ऑड टफ्ट का मतलब होता है क्लम्स, यानी कि जो ग्रासेस वगैरह होती है जो ड्राई हो जाती हैं उनके लिए वो खोज रहे होते हैं। काउज जो होते हैं वो ऑड टफ्ट्स को खोज रहे होते हैं। द मड फ्लैट्स वे डॉटेड विथ unending rows of coconut palms that stretched to the golden sands of beach. Okay. जो ये मड फ्लैट्स था ये पूरा एकदम अनएंडिंग, यानी कि पूरे रोज़ में, हर एक रोज़ में क्या थे, पैल्म्स ट्री आपने देखा होगा, ठीक है, कोकोनट जो ट्रीज़ होते हैं उनसे ही वो भरे हुए थे। एंड मतलब वहाँ पर सिर्फ गोल्डन सैंड्स, यानी कि कह सकते हैं येलो सैंड्स आपने देखा होगी, उस तरीके के यहाँ पर रिफेयर हो रहा है गोल्डन सैंड्स, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर सिर्फ भालू ही था एकदम गोल्डन कलर का। एंड शेडेड बाई ट्रीज विद शैक्स ओन्ड बाय अ फ्यू रिच पीपल फॉर वीकेंड्स ऑफ स्विमिंग एंड रिक्रिएशन। जो ट्रीज़ थे, जितने भी ट्रीज़ थे उनके नीचे एक टाइप के शैक्स, शैक का मतलब होता है एक स्मॉल सा एक हट होता है, हट टाइप का कह सकते हैं। वो बहुत अनफिनिश्ड होता है, यानी कि वुड का बना होता है, ठीक है। तो वो कुछ फ्यू रिच पीपल लोग होते हैं उनको ओन करते हैं। तो वीकेंड्स के समय, संडे या सैटरडे के समय वो लोग आते हैं यहाँ पे स्विमिंग करने के लिए या फिर रिक्रिएशन करने के लिए। रिक्रिएशन का मतलब होता है अपने मूड को लाइट करने के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए कुछ करना, ठीक है, इसलिए। At first, 15 September 1932 was scheduled for the inaugurations of the Tata Aviation Service, but the monsoon that year was heavy and the mud flats at Juhu airfield were underwater. On the morning of the 15th October 1932, there was a small crowd in attendance at Drig Road Airport, Karachi. JRD was clad in long white trousers and a short-sleeved white shirt. He was armed with only a pair of goggles and a slide rule that he always carried on flight. Okay. तो 15 सितंबर 1932 को स्केड्यूल हुआ था कि वो लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इनागुरेशन करेंगे। इनागुरेशन का मतलब कि उन जो प्लेन होते हैं ना उनको वो क्या करेंगे, उड़ाएंगे, टाटा एविएशन सर्विस, ठीक है। लेकिन मानसून की वजह से, मानसून यानी कि बारिश की वजह से, दैट ईयर वाज हैवी एंड मड फ्लैट्स आर जो एयरफील्ड विद अंडर वाटर। बट द मानसून जो उस समय उस साल में जो मानसून थे वो बहुत हैवी थे, तो इस वजह से जो मड फ्लैट्स थे वो पानी से भर चुके थे, ठीक है, वाटर के अंदर हो गए थे। तो ऑन मॉर्निंग ऑफ द 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर 1932 को देयर वाज अ स्मॉल क्राउड इन अटेंडेंस एट दिग रोड एयरपोर्ट। तो वहाँ पर स्मॉल क्राउड था, छोटी सी भीड़ भाड़ थी अटेंडेंस के लिए दिग रोड एयरपोर्ट कराची में। तो JRD वॉज क्लैड इन लॉन्ग वाइट ट्राउज़र एंड शॉर्ट स्लीव वाइट शर्ट। तो वो इस प्लेन को उड़ाने वाले थे, इस वजह से उन्होंने क्या पहनी थी, वो एक वाइट ट्राउज़र में थे, एकदम लॉन्ग वाइट ट्राउज़र एंड एकदम शॉर्ट स्लीव्ड वाइट शर्ट था। और ही वॉज आर्म्ड का मतलब होता है ड्रेस विथ ओनली वन पेयर ऑफ गॉगल्स। उनके पास सिर्फ एक पेयर गॉगल्स था और एक स्लाइड रूल रखते थे वो अपने साथ हमेशा हर फ्लाइट में। ही ऑलवेज कैरिड ऑन फ्लाइट्स, ये हमेशा फ्लाइट्स वगैरह में ये दो चीज़ों को क्या करते थे, कैरी करते थे। सो जो स्लाइड रूल होता है वो कैलकुलेशंस वगैरह के लिए
रखते थे. Now, to give him a send off came the chief officer of the Karachi municipality, the postmaster of Karachi, and a few others. JRD shook hands with all present, and punctually at 6:30 a.m. the plane took off with the mail. तो एज़ वी नो वो फर्स्ट टाइम ये कर रहे थे, तो उनको इस सेंड ऑफ करने के लिए, उनको उड़ान देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए यहाँ पर चीफ ऑफिसर आते हैं कराची के म्यूनसिपैलिटी, जो कराची के ऑफिसर होते हैं वो चीफ ऑफिसर आते हैं. एंड द पोस्ट मास्टर ऑफ कराची, मतलब जो पोस्ट मास्टर होते हैं कराची के वो भी आते हैं. एंड अ फ्यू अदर्स, कुछ और लोग भी आते हैं. एंड जीआरडी क्या करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं. एंड उसके बाद फिर पंचुअलिटी वो 6:30 AM को प्लेन को क्या करते हैं, टुक ऑफ कर लेते हैं. मेल जो जितने भी मेल्स होते हैं उनके पास, लेटर्स होते हैं, वो उनको लेकर उड़ान भर देते हैं. Speaking about this episode, years later, GRD was to say, on an exciting October dawn in 1932, a Pasmod and I soared joyfully from Karachi with our first precious load of mail on an inaugural flight to Bombay as we humid towards our destination, a dazzling 100 miles an hour. I breathed a silent prayer for the success of our venture and for the safety of those who would work for it. Okay. सो जो जो यहाँ पर JRD टाटा होता है वो कह रहे होते हैं कि मतलब कि ही वॉज स्पीकिंग वर्ड की, मतलब जब ये जो बात है हो रही है यहाँ पर, ये कुछ सालों के बाद ये बता रहे होते हैं, JRD बता रहे थे कि ऑन एक्साइटिंग अक्टूबर जॉन इन 1932, यानी कि एक बहुत एक्साइटिंग अक्टूबर के महीने में 1932 के समय में ये जो फर्स्ट मॉथ्स होते हैं, मतलब कि मैं एकदम सोली जॉयफुली यहाँ से कराची से यहाँ से क्या होता है टेक ऑफ करता हूँ हमारा फर्स्ट प्रीशियस लोड ऑफ मेल को लेकर, मतलब कि जितने भी लेटर्स थे, मेल थे उनके पास, उनको लेकर ऑन एन इनएग्रल फ्लाइट टू बॉम्बे, यानी कि यहाँ से लेकर वो बॉम्बे तक जा रहे थे. एज वी ह्यूमन टुवर्ड्स अ डेस्टिनेशन एट डार्सलिंग 100 miles an hour, यानी कि हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की ओर डार्सलिंग कर रहे थे, यानी कि 100 miles per hour हम लोग जा रहे थे. आई बेट अ साइलेंट प्रेयर फॉर द सक्सेस ऑफ आवर वेंचर एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ दोज हु विल वर्क फॉर इट, यानी कि वो एकदम साइलेंटली प्रे कर रहे होते हैं कि इवन हमारा जो फर्स्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुली क्या करे, लैंड हो जाए, अपने डेस्टिनेशन पे चला जाए. एंड एज वेल उनके लिए सेफ्टी भी के लिए भी प्रे कर रहे थे जो आने वाले टाइम में वर्क करेंगे इसके लिए. ओके. We were a small team in those days. We shared success and failures, the joys and hurt ages, as together we built up the enterprise which later was to blossom into Air India and Air India International. Okay. तो यहाँ पर जो JRD टाटा वो होते हैं वो कह रहे होते कि हम लोग एक बहुत स्मॉल टीम होते हैं, मतलब उस समय में हम लोग बहुत छोटी टीम थे, तो हम लोग अपने सक्सेस को, फेलियर्स को, जॉयस को और जितने भी हर्ट इचेस को सब शेयर करते थे. एज टुगेदर वी बिल्ट अप द इंटरप्राइज विच लेटर वॉज टू ब्लूसम इन टू एयर इंडिया एंड एयर इंडिया इंटरनेशनल. तो वो कह रहे होते हैं कि मतलब कि फिर लिटरली क्या क्या हम लोगों ने इस एंटरप्राइज़ को, इस बिज़नेस को, या कह सकते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को क्या क्या हम लोगों ने टुगेदर ही संभाला है, बिल्ड किया है. एंड और लेटरली फ्यूचर में क्या हुआ, ये ब्लूसम यानी कि खिल के क्या बन गया, एयर इंडिया डेवलप हुआ और एयर इंडिया इंटरनेशनल बना. द फ्लाइट वॉज एक्चुअली बम्पी एंड हॉट. JRD said on arrival, I had a delightful flight from Karachi to Bombay. Despite headwinds all along the route till I reached Ahmedabad, he touched down at 1:50 PM. सो JRD टाटा जो होते हैं जब वो अराइवल पे कहते हैं कि जो फ़्लाइट था वो एक्चुअली बहुत बम्पी था, यानी कि एकदम स्मूथ नहीं था, लेकिन ऊपर नीचे हो रहा था. एंड इवन हॉट भी था, ठीक है. एंड आई हैड अ डिलाइटफुल फ्लाइट फ्रॉम कराची टू बॉम्बे डिस्पाइट हेडविंड्स ऑल अलोंग द रूट. वो कहते हैं कि मेरे को मतलब मुझे ये जो फ़्लाइट था मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिलाइटफुल फ़ील हुआ, मतलब बहुत इंजॉयबल फ़ील हुआ कराची से लेकर बॉम्बे तक, डिस्पाइट जो जितने भी हेडविंड्स थे उनके रूट तक मैंने इवन क्रॉस किए. टिल आई रीच अहमदाबाद, जब तक मैं अहमदाबाद पहुँचूँ, ठीक है. ही टच डाउन एट 1:50 PM. वो टच डाउन यानी कि मतलब को अहमदाबाद पहुँचते हैं 1:50 PM पर. एट अहमदाबाद द प्लेन वॉज रिफ्यूल्ड बाई ब्रूमा शेल, अ बुलॉक कार्ट टनल्ड to the runaway and 4-gallon cans of petrol were poured into the tank of a little plane. सो जब वो अहमदाबाद पहुँचते हैं, जो प्लेन होता है वो रिफ्यूल किया जाता है ब्रूमा शेल मीन्स. सो यहाँ पर जो भूरमा शेल है वो रिफ़र कर रहा है कंपनी, जो पहले ओल्ड कंपनी था जहाँ पर ऑयल पेट्रोल रिफोल्स होता था ना, जितनी भी ये कंपनी पहले इंडिया पे रहती थी लेकिन अभी इंडिया पे नहीं है. तो 1977 के
पहले ही या उसके बाद तो उसने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बता रहे होते कि जब अहमदाबाद में ये जब आए थे, ठीक है, जब अहमदाबाद पे इन्होंने लैंड किया तो जो प्लेन था वो रिफुल किया गया ब्रूमा शेल के द्वारा। एक बुलॉक कार टनल इन द रनवे ऑफ 4 गैलन कैंस ऑफ पेट्रोल। तो जितने भी 4 गैलन्स कैन थे पेट्रोल के, वो एक बैलगाड़ी के द्वारा लाई गई उस प्लेन के क्लोज, एंड वो जितने भी 4 गैलन कैंस थे वो उस लिटिल प्लेन के अंदर डाले गए। The only untoward incident in connection with the flight was that a bird flew into a cabin of his machine and JRD had to kill it. On landing at Bombay that afternoon, JRD was asked to explain the future working of the service. He replied, I can say this much, that we shall try our best to keep up a regular service and hope the public will support us in our endeavor. मतलब कि जो ओनली अनटूवर्ड यानी कि एकदम अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट जो उनके साथ हुआ उस फ्लाइट में, वो ये था कि एक जो बर्ड थी वो क्या हो गया, कैबिन में आकर वो जो वो उड़ रही थी, अब बर्ड फ्लू इनटू द कैबिन ऑफ हिस मशीन एंड JRD हैड टू किल इट। तो उस कैबिन के अंदर एक बर्ड जो है उड़ते हुए आ गई, तो वो JRD जो थे, JRD टाटा, उनको उस बर्ड को किल करना पड़ा, मारना पड़ा। और लैंडिंग एट बॉम्बे दैट आफ्टरनून, तो उस शाम आफ्टरनून को, यानी कि दोपहर के समय में जब वो लैंड करते हैं बॉम्बे में, उस आफ्टरनून, तो जो JRD टाटा होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप एक्सप्लेन करो कि फ्यूचर में किस तरीके से ये सर्विस वर्क करेगा। एंड ही रिप्लाइड, वो रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि आई कैन से दिस मच, दैट वी शैल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप अप रेगुलर सर्विस एंड होप द पब्लिक विल सपोर्ट अस इन आर इंडेवर। मतलब वो कहते हैं कि मैं इतना कह सकता हूँ कि हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, हम लोग जितना भी ट्राई करें वो बेस्ट करेंगे एंड एक रेगुलर सर्विस रखेंगे। एंड ही रिप्लाइड, एंड उसके ऊपर कहते हैं कि एंड होप द पब्लिक विल सपोर्ट अस इन आर एंडेवर, यानी कि एंड हम लोग होप करते कि जो पब्लिक है वो हमारे एफर्ट्स को हमें सपोर्ट करे, ठीक है। Among those to receive him at the airport were Theli, Neville Vincent and Nusservanji Gusder and Sir Piroz Tathana, one of the senior business figures of Bombay। तो उनको रिसीव करने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, थैली, नेविल विंसेंट, न्यूसरवैंजी गुजडर एंड सर फिरोज सताना, ठीक है, वन ऑफ द सीनियर बिजनेस फिगर्स ऑफ बॉम्बे। ये लोग जितने भी लोग थे ये सीनियर बिजनेस फिगर्स थे बॉम्बे के। द पोस्ट मास्टर ऑफ बॉम्बे वॉज of course present to receive the mail, 55 pounds of it for Bombay. JRD had already deposited 8 pounds in Ahmedabad. Within 20 minutes of JRD landing, the mail was transferred to the second waiting bus. Neville Vincent climbed aboard the plane and took off with 47 pounds of mail for Madras and 6 pounds for Bellary, a refueling half and a route. Okay, जो यहाँ पर पोस्ट मास्टर थे बॉम्बे के, वो तो ऑफकोर्सली प्रेजेंट रहेंगी उस मेल को रिसीव करने के लिए। जो टोटल मेल था वो 55 पाउंड्स था, ठीक है। बॉम्बे के लिए 55 पाउंड्स मेल था। JRD हैड ऑलरेडी डिपॉजिट 8 पाउंड्स इन अहमदाबाद। उन्होंने ऑलरेडी 8 पाउंड्स जो होते हैं, 8 पाउंड्स मेल थे, वो ऑलरेडर्स थे, वो सब अहमदाबाद पे 8 पाउंड्स उन्हें डिपॉजिट कर दिए थे। विदिन 20 मिनट्स ऑफ JRD लैंडिंग द मेल वॉज ट्रांसफर टू द सेकेंड वेटिंग बस। जब वो मतलब 20 मिनट के अंदर ही अंदर जब JRD लैंड करते हैं, ठीक है, तो जितने भी मेल्स होते हैं वो दूसरे वेटिंग पर्स मतलब दूसरे लाइट प्लेन पर क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नेविल विंसेंट क्लाइम्ड अबाउट द प्लेन एंड टुक ऑफ विद 47 पाउंड्स ऑफ मेल फॉर मद्रास। जो नेविल विंसेंट होते हैं वो क्लाइम करते हैं उस प्लेन पर चढ़ते हैं एंड वो प्लेन को लेकर 47 पाउंड्स होता है मेल, यानी कि 47 पाउंड्स लेटर्स होते हैं, ठीक है, उनको वो लेते हैं। कौन? नेविल विंसेंट। एंड वो मद्रास के लिए निकल जाते हैं। एंड 6 पाउंड्स फॉर बेलेरी, और जो 6 पाउंड्स होते हैं वो बेलेरी के लिए लेते हैं। अ रिफ्यूलिंग हेल्थ एंड रूट। सो एक जगह पर वो रुकते भी हैं, मतलब फ्यूल को ट्रांसफ़र करने के लिए। दोज वेर एडवेंचरस डे, recalls JRD, we had no navigational or landing aids whatsoever on ground or in the air, and no radio. In fact, we did not even have an airdrome in Bombay. We used a mud flat in Juhu, and the sea was below what we called our airfield. And during the high tide of monsoon, the airfield was at the bottom of the sea. So we each had to pack up lock, stock, and barrel.
जहाँ पर जो जे आर डी टाटा है वो उस दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि बहुत एडवेंचरस डेज थे, बहुत एक्साइटिंग डेज थे हमारे लिए, जहाँ पर हमारे पास उस समय नेविगेशनल ना ही हमारे पास नेविगेशनल था और ना ही हमारे पास लैंडिंग एड्स थे। ठीक है, मतलब नेविगेशनल का मतलब होता है ना ही हमें इवन पता था कि कौन से जगह पर डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन होती है जिनको कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शंस को, उन्हें इवन वो भी नहीं था उनके पास कैलकुलेट करने के लिए, और ना ही उनके पास लैंडिंग एड्स भी थे whatsoever on ground or in the air, and no radio, even उनके पास रेडियो तक भी नहीं था। in fact we did not even have an airdrome in Bombay, and बॉम्बे में एक भी एयरड्रॉम नहीं था, यानी कि जहाँ पर प्लेन्स को क्या करते हैं, टेक ऑफ करते हैं या इवन लैंड करते हैं, वो भी नहीं था हमारे पास वहाँ पर बॉम्बे में। We used a mud flat in Juhu and the sea was below what we called a airfield। तो वहाँ पर मतलब कि हम लोग एक मड फ्लैट यूज़ करते थे जुहू के पास। मड फ्लैट मतलब कि पूरा जो, मतलब पूरा कह सकते हैं कीचड़ से भरा होता है वो जगह, तो इवन वो हम लोग उसी चीज़ को यूज़ करते थे एक एयरफील्ड, ठीक है, एक एयरफील्ड के वे में। एंड डूइंग द हाई टाइड ऑफ मानसून द एयरफील्ड वाज एट द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि जब मानसून आते थे, जब हैवी रेन वगैरह होती थी, तो वो जितनी भी एयर फील्ड वगैरह थी वो पूरी भर जाती थी पानी से, तो इवन वहाँ पर हम लोग इवन यूज़ भी नहीं कर पाते थे। सो वी ईच हैड टू पैक अप लॉक स्टॉक एंड बैरल, 2 planes, 3 pilots and 3 mechanics and transfer ourselves to Pune where we were allowed to use a small field as an airdrome। ठीक है, तो अब वहाँ पर वो लोग ना ही टेक ऑफ कर सकते हैं ना ही वो लोग लैंड कर सकते हैं, तो अब वो क्या करते थे सारी चीज़ को पैक कर लेते थे, यानी कि 2 planes, 3 pilots और 3 mechanics को लेकर वो लोग मतलब वो लोग सब पूना चले जाते थे, पूना। ठीक है, वहाँ पर उनको अलाउ था यूज़ करने के लिए, एक छोटा सा फील्ड था वहाँ पर, एयर ड्रॉम था, यानी कि छोटा सा फील्ड था जहाँ पर वो लोग कह सकते हैं एक एयर फील्ड होता है, जहाँ पर एयर ड्रॉम का मतलब कुछ नहीं होता, जहाँ पर हम लोग प्लेन को टेक ऑफ करते हैं, प्लेन को उड़ान देते हैं, ठीक है, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, बस वहाँ वैसे ही वो एयर ड्रॉम उसको कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पूना जाते हैं, वहाँ पर वो अलाउ होते हैं, वो लोग एक छोटा स्मॉल फील्ड उन्हें मिलता है एयर ड्रॉम के लिए, appropriately under the shadow of येरा वेदा जेल, मतलब येरा वेदा जेल के आसपास ही। The first year of functioning brought the Tatas a worthy comment from the Directorate of Civil Aviation in reports of the year 1933 and 34 said, तो फर्स्ट ईयर फंक्शनिंग आराम से जब टाटा ग्रुप, टाटा कंपनी अपने मेल्स को सेंड ऑफ और इधर से उधर ले जाने के बाद, जब ये प्रॉपरली 1 साल गुजर जाते हैं, तो उसके बाद जो फंक्शनिंग के बाद टाटा को एक वर्ती कमेंट मिलता है, यानी कि एक वर्ती सपोर्ट मिलता है डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन से। रिपोर्ट जो था इस ईयर 1933 में हुआ था। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन एयर मेल सर्विस शुड बी रन, वी कमेंट द एफिशिएंसी ऑफ टाटा सर्विस who on October 10, 1933 arriving at Karachi as usual on time completed a year's working। ठीक है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ सिविल एविएशन जो होते हैं वो एज अ टाटा को एक एग्जांपल लेकर बताते हैं कि हमारी कंपनी को किस तरीके से वर्क करना चाहिए। एज एन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एयर मेल सर्विस शुड बी रन, यानी कि एज एग्जांपल किस तरीके से एक एयर मेल सर्विस चलना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, वी कमेंट द एफिशिएंसी ऑफ टाटा सर्विस, यानी कि हम लोग यहाँ पर टाटा सर्विस का एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेज करते हैं कि किस तरीके से वो कितने पंचुअल होते हैं टाइम पर। हु ऑन October 10, 1933 अराइविंग एट कराची एज यूजुअल ऑन टाइम कंप्लीटेड ईयर्स वर्किंग, मतलब कि 1 साल पहले जो टाटा सर्विस जो थे जारी टाटा थे, वो अक्टूबर 1933 में अराइव किए थे कराची पर एज़ यूजुअल टाइम, जितना समय उन्होंने बताया था उसी समय पर, यानी कि वो कितनी पंचुअल है। एंड कंप्लीटेड ईयर्स वर्किंग, यानी कि अब उनको ये काम करते हुए 1 साल हो चुका है। With 100% punctuality even during the difficult monsoon months when rainstorms increased the perils of the Western Ghats portion of the route, no mail from Madras or Bombay missed connection at Karachi, nor was a mail delivered late on a single occasion at Madras। Okay, तो 1 साल बीत चुका है एंड इवन अभी तक वो लोग एकदम 100% पंचुअलिटी रखते हैं, यानी कि जितना समय वो कहते हैं कि उस समय पर मेल डिलीवर हो जाएगा, वो उतने समय पर ही मेल को डिलीवर करते हैं, ना ही लेट होता है और ना ही जल्दी देते हैं। ठीक है, even during the difficult monsoon months when rainstorms increased perils of the Western Ghats portion of the route, नो मेल फ्रॉम मद्रास और बॉम्बे मिस कनेक्शन, यानी कि इवन डिफ़िकल्ट समय पे भी, डिफ़िकल्ट टाइम्स जब रेनस्टॉर्म्स, जब मानसून का महीना आता है तो रेनस्टॉर्म जो होती है, आंधी तूफान कितनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता था, जेआरडी टाटा यानी कि उनके ग्रुप के लिए, टाटा ग्रुप के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, तब भी वो लोग 100% पंचुअलिटी के साथ अपने काम करते थे। ठीक है, एंड ना ही एक भी ओकेज़न, सिंगल ओकेज़न पे भी मद्रास पर
कोई भी ऐसा मेल लेट डिलीवर नहीं किया गया है, और ना ही इवन बॉम्बे ने मिस किया एक भी कनेक्शन कराची में, ठीक है। मतलब वो लोग हर टाइम जो मेल होता है उसको टाइम पर ही डिलीवर करते हैं। आवर एस्टिमेट ट्रांसकॉन्टिनेंटल एयरवेज एलाइज इम्पीरियल एयरवेज माइट सेंड देयर स्टाफ ऑन डिप्यूटेशन टू टाटास टू सी हाउ इट इज़ डन। तो वो रिस्पेक्टिवली कहते हैं जो हमारे ट्रांस कंटिनेंटल एयरवेज़ है और एलाइस इम्पीरियल एयरवेज़ है, उन्हें क्या करना चाहिए, अपने स्टाफ को टाटा ग्रुप के स्टाफ के पास भेजना चाहिए, ये देखने के लिए, ये रियलाइज़ करने के लिए कि किस तरीके से जो टाटा ग्रुप के स्टाफ है वो कितने पंचुअल है, ठीक है, एंड कितनी हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इंस्पायर बाय लुइस पेलॉयड द फर्स्ट मैन टू फ्लाई अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, जेआरडी हैड टेकन टू फ्लाइंग। तो जेआरडी टाटा जो है उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया था उड़ने के लिए, ही हैड टेकन द इंस्पिरेशन फ्रॉम लुइस पेलॉयड। लुइस पेलॉयड जो है वो एक फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट पर्सन थे इंग्लिश चैनल पे, उन्होंने क्या किया था, उड़ान भरी थी, प्लेन उड़ाया था। इंग्लिश चैनल जो है एक प्लेस का नाम है, ठीक है। नाउ इट बिकेम अ पैशन एंड टाटा फाउंडेड इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन, एंड इनके लिए एक पैशन बन गया और टाटा ने इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल एयरलाइन को खोजा। टाटा एयरलाइंस इन 1932, यानी कि टाटा एयरलाइंस का उन्होंने खोजा 1932 में, विच बिकेम एयर इंडिया इन 1946, एंड लेटर ये एयर इंडिया में बदल गया 1946 में। नाउ इंडियाज़ नेशनल एयरलाइन, अब अभी के समय में ये इंडिया का नेशनल एयरलाइन है। ही एंड नेविल विंसेंट वर्क टुगेदर इन बिल्डिंग टाटा एयरलाइंस। ये और जो नेविल विंसेंट है उन दोनों ने मिलकर क्या किया, बिल्ड किया टाटा एयरलाइंस को। जेआरडी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडियंस टू बी ग्रांटेड अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस। जेआरडी जो है वो फर्स्ट इंडियन बने जिनको क्या दिया गया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस दिया गया। जेआरडी नरिश्ड एंड न्यूट्रिड हिज एयरलाइन बेबी टिल 1953 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड एयर इंडिया। तो वो क्या करते हैं, नरिश्ड और मतलब कि पालन पोषण करते हैं एयरलाइन का, मतलब जो वो एयरलाइन जो उनके पास था उनका देखभाल करते हैं एक बच्चे की तरह, एंड बाद में फिर क्या करते हैं 1953 तक वो तो उसको अपना ही समझकर वो काम करते हैं, लेकिन बाद में वो गवर्नमेंट के हाथ में सौंप देते हैं। तो नाउ यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 10 था सॉन्ग ऑफ द क्लाउड्स, यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल रियली enjoy it, and please don't forget to subscribe my channel because it's give me a lot motivation to upload more such videos like this. So now that's all for today. Have a nice day.